संघर्ष भारत की आजादी का, जो लगभग 200 वर्षों की एक लंबी दास्तान है। जब अंग्रेज भारत में व्यापार के लिए आए, सन 1615 के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुजरात में पहली फैक्ट्री लगाई और फिर धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपनी हड़पने की नीति के तहत भारत की रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना शुरू किया और यहां के मालिक बन गए। तब देश के विभिन्न हिस्सों में छिटपुट विद्रोह शुरू हुए, जिसका परिणाम था सन 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। यह संघर्ष काफी समय तक चलता रहा। स्वाधीनता संग्राम को एक नई शुरुआत मिली जब 28 दिसंबर सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ, जिसका लक्ष्य था शिक्षित भारतीयों का एक राष्ट्रीय संगठन स्थापित करना। 1920 में गांधी युग का आरंभ हुआ। उस समय अनेक युवा संगठन सक्रिय थे, जैसे शचीन्द्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी और भगत सिंह द्वारा निर्मित नौजवान भारत सभा। इन संगठनों के विद्रोह के कुछ अलग तरीके थे: सरकारी खजानों की लूट, शस्त्रागार पर धावा और बम फेंकना आदि। इन गतिविधियों में पकड़े जाने पर ये क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमते थे। देश के लिए शहीद होना उनके जीवन के अन्य लक्ष्यों से सबसे ऊपर था। इस शहादत से उस समय के युवा विशेष रूप से प्रभावित थे। उनमें देश के लिए कुछ भी कर गुजरने का एक जुनून था। विश्वनाथ माथुर उनमें से एक युवा थे, जो नौजवान भारत सभा के संगठन में शामिल हुए। इन्होंने देश सेवा अपने जीवन का लक्ष्य माना और इसके लिए क्रांतिकारियों के सभी तौर तरीके सीखे और आजादी के संघर्ष में एक देशभक्त क्रांतिकारी की भूमिका निभाई। हमें इस संघर्ष से जुड़े उनके कुछ अनुभवों को जानने का अवसर मिला। यह बात सन 1900 के आसपास की है, जब विश्वनाथ माथुर अपने पिता के साथ बिहार के चंपारण क्षेत्र में रहने के लिए आए। एक घटना थी कि पहले वो सप्ताह में एक बार कांग्रेस का आदमी आता था और हम लोग क्रिश्चियन टोली महल्ले में रहते थे और मेरी माताजी खाना जो बनाने जाती थी तो चावल हो या आटा हो, उसमें से एक मुट्ठी निकाल के अलग रख देती थी और 7 दिन पर एक बार आके वो इकट्ठा करके ले जाते थे। तो एक ऐसी चीज़ से एक जिज्ञासा पैदा होती है उसके बारे में। फिर दूसरी घटना ये हुई कि गांधी जी कस्तूरबा के साथ वहाँ गए हुए थे बेतिया में। ये शायद संभवतः 1919 का ज़माना होगा या 1920 का। आंदोलन के पहले जो एक भूमिका तैयारी होती है माहौल पैदा करने का, उसमें गांधी जी गए थे और एक किसी के छत पर मीटिंग थी। मेरी माताजी भी गई थी। तो वहाँ गांधी जी बैठे हुए थे मेरे सामने, वो ऊंचे जगह पर कुर्सी पर, बगल में कस्तूरबा थी। कस्तूरबा उठ करके आई और वो अपना आंचल साड़ी का फैला करके लोगों से, औरतों से मांग रही थी। तो उस समय माताजी ने भी कुछ कान से निकाल करके डाला दिया। इन चीज़ों से मिली हुई एक केमिस्ट्री वातावरण में पैदा होती है और उसका असर नौजवान लड़के लड़कियों पर बहुत गहरा पड़ता है। अपने आसपास के राजनीतिक माहौल का गहरा प्रभाव विश्वनाथ माथुर के मन पर पड़ा और तब इन्होंने पढ़ाई से अधिक देश सेवा को अपना मुख्य दायित्व समझा। इन्हें कॉलेज का माहौल भी ऐसा ही मिला। हम लोग स्कूल आरंभ होने के पहले झंडा विवादन करते थे, तो झंडा विवादन भी तिरंगा झंडा और वो गाना भारत जननी तेरी जय हो विजय हो, इस तरह के गाने गाते थे। उसका भी असर पड़ता था। जिज्ञासा और बढ़ती गई। फिर कॉलेज में पढ़ने वाले 2 बंगाली लड़के थे, वो शायद उन्होंने कुछ मेरे अंदर ऐसी बातें हरकतें देखी होंगी या कोई बात होगी, क्योंकि मेरा नाम भी वहाँ शैतान बहादुर पड़ गया था।
बहुत डिस्टर्ब करता रहता था, इधर उधर कुछ तूफान उल्टा पुल्टा। तो उन लोगों ने कांटेक्ट करके हमको किताबें दी, जैसे देवी चौधरा ने दी, आनंद मठ दिया। तो ये किताबें जो हैं, इन्होंने एक हमको दिशा दिखाना आरंभ कर दिया। और छुट्टियों में रविवार के दिन हम जाते थे वहाँ गाँव में खादी बेचने के लिए। तो वहाँ मैजिक लालटेन के ज़रिए ये दिखाया जाता था कि अंग्रेज़ लोग कैसे आए देश के अंदर और उन्होंने कैसे हमारे व्यापार को नष्ट किया और किस तरह से अधिकार हमारे ऊपर जमाया, हमें दास बनाया, गुलाम बनाया इस देश को। और फिर एक दिन जब इन्हें पता चला कि मथुरा से गुजरने वाली रेल में गांधी जी भी होंगे, तो ये प्रिंसिपल की इजाजत के बिना भागकर वहां पहुंचे। विश्वनाथ माथुर को जाने अनजाने दिशा दे रही थीं समकालीन देश की राजनीतिक घटनाएं। 3 मई सन 1928 जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा, तो साइमन कमीशन का बहिष्कार किया भारतीय जनता ने। साइमन कमीशन का लक्ष्य था भारत में सरकार के कार्यों का मूल्यांकन करना। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, इसीलिए इसका बहिष्कार किया गया था। साइमन कमीशन गो बैक, ये नारा मेरे कान में गूंजने लगा और उसके बारे में कुछ अंदाज मिलने लगा। और हम वृंदावन में प्रेम महाविद्यालय में थे 1926-27 में, 28 के आधे हिस्से में होंगे शायद। 28 के आखिरी हिस्से में वहाँ हिंदुस्तानी सेवा दल के जो ट्रेनर थे, डॉक्टर हार्डिकर के नीचे में वाजपेयी जी थे एक, वो आए थे और वो उन्होंने पिकअप किया। उन्होंने मेरे प्रिंसिपल को सजेस्ट किया कि ये अच्छा होगा कि इनको काशी विद्यापीठ बनारस भेज दें आप। तो हम काशी विद्यापीठ आ गए और काशी विद्यापीठ में आचार्य नरेंद्र देव थे, वो प्रिंसिपल थे, और संपूर्णानंद, श्री प्रकाश जी, डॉक्टर केशकर, ये सब पढ़ाते थे। सभी अच्छे स्कॉलर्स, सिंसियर एंड डिवोटेड टू द कंट्री, मुल्क के प्रति बहुत ही ज़बरदस्त उनके अंदर फीलिंग्स थी, चीज़ें थी। तो उसका असर पड़ता गया। तो काकोरी के केस का की सजगता हमें काशी विद्यापीठ में हुई। देश सेवा के लिए शस्त्रों की जरूरत होती थी, जिसके लिए धन बहुत जरूरी था। क्रांतिकारियों ने इसके लिए सरकारी खजानों को लूटा। काकोरी कांड इसका एक उदाहरण है। लखनऊ के काकोरी रेलवे स्टेशन पर क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में सरकारी खजाना लूटा गया। इसमें रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्लाह खां को फांसी की सजा सुनाई गई थी। जो फांसी वगैरह हो गई, अशफाक उल्लाह, रामप्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह, तो और ख़ास तौर से ये रामप्रसाद बिस्मिल के नाम से जो गाने थे वो बहुत प्रभावित करते थे हम लोगों को। शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। तो इसके अंदर कहीं जीवन में रहने और आकर के सौदा और मिनिस्ट्री में पार्टिसिपेट करने की कोई तस्वीर नहीं उभर सकती। उसके अंदर तो सिवाय ये उभरती है कि देश के लिए मर जाना है, देश के लिए कुर्बान होना है दिन। तो वो सारा हमें सेक्रीफाइस की तरफ, कुर्बानी की तरफ प्रोत्साहित करती थी। फिर शहीद भगत सिंह की दास्तान, जब उन्होंने सन 1929 8 अप्रैल के दिन दिल्ली के सेंट्रल असेंबली हॉल में 2 बम फेंककर पूरे देश में उत्तेजना फैला दी, ये बताने के लिए कि अब भारतीय युवक उन्हें चैन से नहीं बैठने देंगे। उसके बाद जब षड्यंत्र केस आया सैंडर्स मर्डर का, और यहाँ इनको लाहौर षड्यंत्र केस चलने लगा, तब और इंटरेस्ट उसमें हमारा जगने लगा, जिज्ञासा जगने लगी।
और इस वक्त तक हमारा कांटेक्ट चंद्रशेखर आज़ाद बराबर ही फरार रहते थे वो, और बहुत हेल्दी थे, और विद्यापीठ के विद्यार्थी रह चुके थे किसी ज़माने में पहले, तो उनके बहुत से कॉन्टैक्ट्स थे बनारस से, तो वो बीच बीच में आते थे। तो हमारे जैसे आदमियों को 2-4 और भी थे जिनको बड़ी जिज्ञासा होती थी उनसे मिलने जाने, तो ऐसा मौका मिला मुझे। और उसके बाद हमने वहाँ सही माने में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है वो ज्वाइन कर लिया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी जो थी वो चंद्रशेखर आज़ाद के अंडर में थी, मतलब जहाँ जो उनका फाइटिंग ये था। सन 1930 जब देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ गांधी जी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा से, 6 अप्रैल सन 1930 का दिन जब गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। नमक कानून के अनुसार नमक बनाने का अधिकार केवल सरकार को था। यदि कोई दूसरा व्यक्ति नमक बनाएगा तो सरकार वो नमक जब्त कर सकती है और 6 महीने की सजा भी दे सकती है। उस समय सारे देश में नमक कानून तोड़ा गया। काशी विद्यापीठ में भी इस संदर्भ में कुछ घटनाएं घटीं। विद्यापीठ से बैच तैयार हुआ श्री प्रकाश जी के नेतृत्व में। हमारे बगल में बोर्डिंग हाउस हमारा चकला बाग में था, और चकला बाग के बगल में जो गांव था सोनिया, उसमें तालाब था। तो तालाब में जा कर के हम लोग पानी से लेके छान के कढ़ा चढ़ा करके उसमें गर्म करके उस पानी को उससे नमक निकालते। तो वो बालू जैसा मट्टी, वो नमकीन थोड़ा हो जाता, उसका पुड़िया बना करके और जुलूस निकाल के बेचते थे। उसको तोड़ना था, उनके गवर्नमेंट के जो प्रतिबंध था उसको। तो बना ही रहे थे कि पुलिस का ज़बरदस्त यह जत्था आया और उन्होंने हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लॉरी में बंद कर दिया। श्री प्रकाश जी को वो लोग जेल में ले गए और हम लोगों को सारनाथ ले जाके छोड़ दिया। उस समय छात्रों की गतिविधियों पर नजर रखी जाती थी। जरा सा संदेह होने पर उन्हें कोड़ों से पीटा जाता और जेल में सजा दी जाती थी। इसके विरोध में छात्रों द्वारा स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार किया जाता था। इधर काशी विद्यापीठ बंद करा दिया गया। विश्वनाथ माथुर इसके बाद गया पहुंचे और कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस का जत्था लेकर नवादा गए विदेशी कपड़ों की पिकेटिंग कराने। उस समय पहली बार सजा मिली 3 महीने की। तो 3 महीने की जो मुझे सजा हुई, पहले तो मुझे ले जाके गया जेल के उस वार्ड में रखा गया जिसमें कि क्रिमिनल्स और पॉलिटिकल सब मिक्स करके रख दिए जाते हैं एक रात के लिए। तो उस दिन तो मैं कुछ खाना वाना नहीं खा सका। मॉर्निंग में फिर भूख लगी, उठे तो वो लोहे की ऐसी बाटी जैसा, कटोरा जैसा, बड़ा जैसा लोहे का मिलता था, और एक पक्का ऐसे चबूतरा था, उसके बीच से उसमें पानी था भरा हुआ, और उसी से मुंह धो लीजिए और वहीं किनारे किनारे सब कोई अपना तसला लेके बैठ जाइए, तसला कहते थे, लेके बैठ जाइए, और उसमें वो आता है उधर से और चावल और दाल और रोटी ऐसे हाथ में देता हुआ और सब्जी एक डालता हुआ चला जाता है। मगर जब आप खाना शुरू करते हैं बहुत थोड़ी देर में सब वो लाल काला हो जाता, रंग जो है लोहे का वो छूट जाता था, और पर वो ये रास्ता नहीं था। हमारे साथ एक दूसरी तरह के व्यवहार होता था जेल अथॉरिटीज़ का, बहुत शरारत का, बहुत सख्ती का, बहुत जुल्म का। उस वक्त जेल सुपरिटेंडेंट लंगड़ाता हुआ मेजर बर्क नाम था, वो आता और पीछे से बेंत लगाता, ये मारता, तब भी हम लोग खड़े रहते, बर्दाश्त कर सकते थे जितना कर सकते थे। लेकिन दूसरे बाद ही बहुत जल्दी ही विद्रोह उसके प्रति जगने लगा, ख़ास तौर से जो हम लोग नौजवान लोग गिरफ्तार हो के आए थे उस आंदोलन में। तो आपस में राय होने लगी। उसके बाद वो खबरें आने लगी कि हॉस्पिटल में उसने पटक करके इसको मारा और ऐसे बूट से
उनको किक किया और उस पर थूक दिया इत्यादि। फिर वो जब हमारे वार्ड में आए तो 7 दिन पर जब वो सुपरिंटेंडेंट आता तो सुपरिंटेंडेंट के सामने खड़ा होकर के लाइन में अपनी हिस्ट्री टिकट लेके खड़ा होना होता और ऐसे खींच के दांत दिखाना पड़ता था। तो ये बहुत ही ऐसा मालूम होता था कि जानबूझ करके बेइज्जत करने के लिए हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग मालूम होता था रिपोर्ट। तो हम लोगों ने राय की कि इस बार आएगा अगर ऐसा किया तो हम लोग उसका पैर पकड़ के खींच लेंगे, ऐसे थोड़ा बार। ऐसे ही किया, हमने पैर पकड़ के खींच लिया, उसने टाई पकड़ के खींच ली, वो गिर गया तो उठ करके उसके बाद तो बंद कर दिया। 4 दिन तक हम लोग बंद रहे उसी में। खाना जो है वो पैनल डाइट का पनिशमेंट दे दिया, तो लेई जो है आटे की उसको उबाल करके दे दिया जाता था खाने के लिए। उस समय जेल में अंग्रेजों की इस सख्ती का शिकार बने बहुत से क्रांतिकारी साथियों और विश्वनाथ माथुर ने जेल के सुपरिंटेंडेंट को खत्म करने का प्लान बनाया। तो ऐसा हुआ कि ये जेल यात्रा के बाद बाहर तो मैंने कहा इस इरादे से आया कि उसको मारना है और उसी में मैं लग गया। अब जो 2-4 साथी थे, एक राधा मोहन थे मेरे, और लोग जो साथी थे जो गया षड्यंत्र केस में बाद में आए, हम आर्म्स इकट्ठा करने के लिए, प्लान बनाने के लिए हमने फॉलो किया, इसके किया। और उसके लिए बम और पिस्तौल ये सब चीज़ चाहिए, आदमी चाहिए एक साथ हमला करने के लिए। तो उसके लिए रुपया चाहिए, रुपए के लिए सरकारी डकैती हम लोग वो पसंद नहीं करते थे कहीं किसी व्यक्ति के यहाँ ऐसा करना। बल्कि यहाँ तक हुआ कि रुपए की कमी के लिए और सरकार का ख़जाना न लूटे भी तो भी हमने वो राम मूर्ति जो थे उनका फिज़िकल फीट से सीखा। वो छाती पर मोटे ये पत्थर 80 मन का उठाना, लोहे की जंजीर तोड़ना, लोहा का रॉड मोड़ना, फांसी रोकना, शब्दवेदी बाण, मोटर को सामने से रोकना, 2 मोटर को एक साथ रोकना, ये सारा चीज़ सीखा। और बहुत सा इसमें खेल भी दिखाया मैंने, टिकट भी लगा, आमदनी भी हुई, कई जगह कई शहरों में दिखलाया था। तो पैसे की कमी को पूरी करने के लिए उद्देश्य था। पर फिर भी रुपये की इतनी मांग होती थी और इतना सामान खरीदना होता था कि दिक्कत होती थी। तो बीच में डकैती, उसी तरह उसी सिलसिले में हमें वो पोस्टल रॉबरी करनी पड़ी गया में, और फिर पकड़े गए। इस बार जब मैं पकड़ा गया तो हमें 6 महीने की सज़ा हुई और पटना कैंप जेल भेजे गए, जहाँ की बिहार के सारे लीडर, नेता और कार्यकर्ता इकट्ठे हुए थे। हमारी संख्या 4000 हो गई। पटना कैंप जेल, फुलवारी शरीफ कहा जाता है वो इलाका। तो खैर तब तक मेरे छूटने का समय आ गया, मैं छूट गया, घर पर आया। मैं भी बीमार था, टाइफाइड में सफ़र कर रहा था। आते हुए फिर मैंने तैयारी की, वही काम, आर्म्स एम्यूनिशन इकट्ठा करना। इस बीच में एक चिट्ठी दी गई थी वहाँ मेजर बर्क को, जो जेल सुपरिटेंडेंट था, और जॉनसन था वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था गया का। उनको चिट्ठी की तुम लोग अपनी हरकत से बाज आओ और अपना ट्रांसफ़र करवा लो वरना मार दिए जाओगी इत्यादि, थ्रेटनिंग लेटर, और एक बुलेट उसमें बांध दिया गया था। तो इसके बाद ये हुआ कि वो मेजर बर्क ने खुद सुसाइड कर ली। तो पुलिस ने उसको हम लोगों पर सस्पेशन किया, संदेह किया, और हमारे गया षड्यंत्र केस में वो ले आए। और 4 दिन उस थाने में मेरी पिटाई हुई, तरह तरह से वो नेल्स में ये डालना, कुर्सी के नीचे ये रख करके उस पर बैठना, और खाने को नहीं देना, सोने को नहीं देना, रात दिन एक के बाद क्वेश्चन। उस वक्त पटना का वो जो इंस्पेक्टर ऑफ CID था गया का, जो कॉन्स्पिरेसी गया षड्यंत्र केस, गया कॉन्स्पिरेसी केस चलाया, स्टार्ट हुआ
इससे। वो आया हुआ था वहाँ पर और वो मुझे खोज रहा था। मेरे तरह के शक्ल से मिलते हुए कुछ आदमी मिले थे, उनको पकड़ लिया था उसने। हमसे उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा था, इसी वजह से वो पिटाई ज़्यादा चल रही थी। उसके बाद गया कॉन्स्पिरेसी केस के तहत विश्वनाथ माथुर को 7.5 साल की सजा हो गई। इन्हें हजारीबाग जेल भेज दिया गया। इसी तरह से गया कॉन्स्पिरेसी केस भी वहाँ के नौजवानों को पकड़ करके और उनके ऊपर बुनियादी दफ़ा 121A 121 ए का, जिसका मतलब है टू वेज वार अगेंस्ट द किंग, बादशाह के खिलाफ लड़ाई की तैयारी, विद्रोह करना, उसके आधार पर उसको सपोर्ट देते हुए और भी कई सेक्शन आर्म्स एक्ट के या डकैती के या एक्सप्लोसिव्स के, बम बनाने के, तरह तरह के सेक्शन लगा देते थे। तो गया कॉन्स्पिरेसी केस भी गया में 1933 के आरंभ में आरंभ हुआ और इसमें करीब 22-23 लोग पकड़े गए थे। सही माने में सज़ा के लिए उन पर मुकदमा चला था, जिसमें 19 आदमियों को सज़ा हुई थी। ये गया कॉन्स्पिरेसी केस जेल के अंदर ही चलता रहा और ये सितंबर माह तक आते आते सज़ा हो गई, जिसमें ये सिर्फ एक आदमी को छोड़ा गया था और 2-3 आदमियों को 1 साल 2 साल की सज़ा हुई थी और लोगों को 4 साल 3 साल 5 साल की सज़ा हुई थी। और 3 आदमी जो थे वो विश्वनाथ माथुर, श्यामाचरण भारद्वाज, डॉक्टर केशव प्रसाद, ये 3 व्यक्तियों को 7 वर्ष की सज़ा और 200 रुपये जुर्माने थे और उसके बदले में 6 महीने की सज़ा, तो 7.5 वर्ष सज़ा हुई थी। ये गया कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से मशहूर है। भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसे काला पानी भी कहा जाता है, और स्वतंत्रता सेनानियों को सजा देने के लिए इसी जगह भेज दिया जाता था। इसे ही काला पानी की सजा के नाम से जाना जाता है। कहा यह भी जाता था कि वहां से कोई लौट कर नहीं आता था। बर्बरतापूर्ण यातनाओं की गवाह है सेलुलर जेल। विश्वनाथ माथुर 1934 में इस जेल में भेजे गए। तब तक हालात बहुत सुधर चुके थे और तब विश्वनाथ माथुर ने जेल में पढ़ने पढ़ाने का एक माहौल पैदा किया और क्रांतिकारियों को अध्ययन की दिशा में मोड़ा। हम लोग आपस में हाथ से लिख करके आपस का अखबार निकालते थे और बड़े जो हमारे अंदर विद्वान थे, ज़्यादा पढ़े लिखे थे, वो अपने छोटे वालों को पढ़ाते थे बैठ करके। कलेक्टिव ग्रुप बना बना करके स्टडीज़ होने लगी। इसका नतीजा ये हुआ कि बहुत जल्दी 1935 में हम लोगों ने एक कम्युनिस्ट कंसोलिडेशन बनाया और कम्युनिस्ट कंसोलिडेशन में वो जेल के जीवन को किस तरह से अधिक हम अपने अध्ययन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इस दिशा की ओर हम आगे बढ़े। तो उससे और भी हम लोगों को बल मिला और हम लोगों ने भूख हड़ताल की, लंबी भूख हड़ताल अपने आदमियों की, तो 37-38 दिन की भूख हड़ताल हुई। वो भूख हड़ताल में यही मांग थी कि हमको अपने देश वापस भेजा जाए और वहाँ जा कर के सारे बंदियों को छोड़ दिया जाए। तो वो भूख हड़ताल बहुत कामयाब रही। सेलुलर जेल से छूटने पर विश्वनाथ माथुर पटना पहुंचे। उस समय मजदूरों, किसानों, विद्यार्थियों के सभी संगठनों को एकजुट करके जनशक्ति को मजबूत बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। बलिदानों की कहानियों की एक अमर यादगार है
सेलुलर जेल, जिसे राष्ट्रीय स्मारक के रूप में प्रतिष्ठित कराने का दायित्व निभाया विश्वनाथ माथुर ने। इंदिरा जी से मिले, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो इंदिरा जी ने कहा कि नहीं, वो बिल मूव कर रही हैं, उसको डिमोलिशन बंद कर दिया और उसको राष्ट्रीय स्मारक, नेशनल मेमोरियल सेलुलर जेल को घोषित किया 1969 में से। तब से हम बराबर पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर्स का ही काम करते रहे हैं। आज विश्वनाथ माथुर हमारे बीच नहीं हैं। 91 वर्ष की आयु में जून 2004 में इस स्वतंत्रता सेनानी का निधन हो गया। निस्वार्थ भाव से देश के आह्वान पर विश्वनाथ माथुर के साथ साथ अनगिनत लोग आजादी के संघर्ष में शामिल हुए। आज हम सब जब खुली हवा में सांस लेते हैं, मुक्त गगन में दूर ऊंचाइयों तक उड़ान भरते हैं, तब कुछ पलों के लिए ठहर कर यह जरूर सोचें कि आजादी बहुत मुश्किलों, बहुत यातनाओं को सहन करने और जीवन के सारे सुखों को त्याग करने के बाद मिली है। हमें इसे संभाल कर रखना है, ईमानदारी और अपने काम के प्रति पूरी निष्ठा निभाते हुए। खुदा तेरी सुनता रहे, हिम्मत तेरी बढ़ती रहे। खुदा तेरी सुनता रहे, हिम्मत तेरी बढ़ती रहे। जो सामने तेरे पड़े तो खाक में मिलाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा।